हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज कुछ हम विशेष बात ज्योतिष के पहलुओं को लेकर के आपसे करने वाले हैं। ज्योतिष के नाना भांति के पहलू कई बार जीवन को झकझोर के रख देते हैं। कई बार हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। हमारा जीवन विशेष प्रकार से ग्रहों की चाल से आंदोलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार हम एस्ट्रोलॉजी के संग संग ओझाओं का, विशेष प्रकार के तांत्रिकों का, विशेष प्रकार की न जाने किन किन चीज़ों का हम सहारा लेते हैं। रत्नों का सहारा लेते हैं, नगनगीने पहनते हैं। हालांकि नगनगीने बहुत महंगे होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, हर आदमी को सूट भी नहीं आते हैं। ज्योतिष में कुछ ऐसे योग होते हैं दर्शकों, जिसकी वजह से आम व्यक्ति, भोला भाला व्यक्ति डर जाता है। ऐसी कई योग आज हम आपको बताने वाले हैं और आपकी उस डर को हम निकालने वाले हैं। क्या है वो योग, आइए सुने। आपने बहुत सुना होगा, ये योग तो ऐसा सुना होगा कि पूछो ही ना बात। आपने बहुत लोगों को अपनी जन्म पत्रिकाएं दिखाई होंगी, अपने बच्चों की, किसी की भी जब आप जन्म पत्रिका दिखाते हैं तो आपने एक योग का नाम सुना होगा, कालसर्प योग। यानी कि जिसको हम योग कह रहे हैं, इसको कालसर्प दोष भी कहा जाता है। सुना है ना आपने? तो कई बार कालसर्प दोष क्या है, ये तो मैंने अपने बहुत वीडियोस में आपको बताया है, आप सुन सकते हैं। कालसर्प दोष के ऊपर पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है, आप हमारी गैलरी में जा करके इस वीडियो को ढंग से सुन सकते हैं। लेकिन कालसर्प योग एक आम सा योग होता है और ये अगर आपके घर में 10 आदमी हैं, 10 आदमियों में से 4-5 को ये मिल ही जाता है। तो सबसे पहली मेरे दर्शकों, कालसर्प का बहुत सिंपल सी रेमेडी होती हैं, बहुत आसान से कालसर्प दोष के उपाय होते हैं जिसको हम सही कर सकते हैं। किसी तरह की भय की, किसी तरह की आपको डरने की इस योग से आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर स्वतंत्र मैंने जो वीडियो बनाया है उसको आप देखिएगा। अगले योग की तरफ बढ़ते हैं। एक योग होता है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग को लेकर भी आपके मन में बहुत शंकाएं रहती हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं हमें आकर के, शर्मा जी किसी ने बताया कि हमारी जन्म पत्रिका में केमद्रुम योग है, हम तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कभी पैसा नहीं आएगा, हमारे पास पैसा जुड़ ही नहीं पाएगा। तो मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है, ऐसा नहीं है। आप केमद्रुम योग तो देख रहे हैं, लेकिन हमें यह भी तो देखना पड़ेगा आपके ग्रहों में के केंद्र में क्या बल है। आपके केंद्र का यदि बल अच्छा है तो इस योग का बहुत बड़ा मायना नहीं रहता। ठीक है। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्रिका के 12 भाव हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 12 पार्ट होते हैं, 12 खाने होते हैं। तो आपकी पत्रिका के जो 12 भाव हैं, हम और चीज़ों पर भी तो दृष्टि डालें। और भाव हो सकते हैं आपके बलवान हो, आपके बृहस्पति अच्छी पोजीशन में हो, आपके मंगल अच्छी पोजीशन में हो, आपके शनि अच्छी पोजीशन में हो। तो ये भी ना आप भूलें। आप केवल चंद्रमा को अटका करके बैठ जाएंगे और केमद्रुम योग को वास्ता देकर के जिंदगी भर आप डरते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से दर्शकों ये उचित नहीं है। ऐसे मेरे पास इस 25 वर्षों के अनुभव में ऐसे बहुत लोग आए हैं मिलने के लिए कि जिनकी कुंडली में इस प्रकार के योग थे और उनको आसान सी चीज़ें बताई गई हैं, वो खुश हैं अपनी लाइफ में। तो मेरा आज का जो आपसे ये निवेदन है, ऐसे योगों को लेकर के हमें एकदम टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें एकदम टेंशनाइज नहीं होना चाहिए। वो हर चीज़ का संसार में भगवान ने उपाय और इलाज बनाया। कहते हैं ना, समस्या है तो समाधान भी है ना। अगर जवाब है तो सवाल भी है, और सवाल है तो जवाब भी है, दिन है तो रात भी है ना। हर चीज़ का भगवान ने युग्म बनाया, जोड़ा बनाया। काला है तो सफ़ेद भी है ना। तो इसलिए मेरे दर्शकों बहुत अच्छे हैं आप लोग, बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक योग और बताता हूँ, मांगलिक। कई बार आपकी बच्ची मांगलिक है, आपको मांगलिक लड़के नहीं मिल पाते। आपका बच्चा मांगलिक है, बेटा मांगलिक है, मांगलिक कन्या नहीं मिल पाती। तो मैं आपको यही राय दूंगा, ऐसी स्थिति में भी आप 3 स्थिति से मांगलिक योग बनता है। आप शुक्र से भी मांगलिक बनते हैं, चंद्र से भी आप मांगलिक बनते हैं, लगन से भी आप मांगलिक बनते हैं। सप्तम भाव आपके विवाह का है, अष्टम भाव आपकी आयु का है, द्वादश भाव आपके खर्च भाव का है। तो मंगल कहाँ बैठा है? हालांकि आपके प्रथम भाव में मंगल हो तो आप मांगलिक हैं, आपके चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में यदि मंगल है
तो आप मांगलिक हैं। लेकिन आपको शुक्र से भी देखना चाहिए, आपको चंद्रमा से भी देखना चाहिए। लेकिन सही विशेष तौर से जो मांगलिक का बलाबल योग माना जाता है वो लगन से सप्तम और अष्टम भाव में हम ज़्यादा या थोड़ा बहुत द्वादश भाव को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप मांगलिक तो हैं, लेकिन मेरे दर्शकों ये भी देखिएगा कि आपकी बेटी का मंगल कैसा है, मंगल की डिग्री कैसी है। ये चीज़ कई बार आप नहीं देख पाते या आपको कोई बता नहीं पाता। आपने ये तो जान लिया, आजकल तो आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में अपनी कुंडली बना लेते हैं, उसमें लिख करके आ जाता है यू आर मांगलिक। बट आप मांगलिक किस टाइप के हैं, आपका मंगल कैसा है, मंगल के ऊपर किस प्रकार के ग्रहों की दृष्टि है, मंगल शुभता में है अशुभता में है, मंगल सप्तम हाउस से क्या ताल्लुक है, सप्तम हाउस के ऑनर की क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत आवश्यक होती हैं। केवल रिश्ता ये सोच करके तोड़ देना कि आप मांगलिक हैं हम मांगलिक नहीं हैं, इस स्थिति को देख करके अच्छा रिश्ता हाथ से गंवा देना, मैं इसको होशियारी और समझदारी नहीं कहूँगा। और कोई यदि आपको ऐसी राय देता है, अड़ जाए बिल्कुल इस बात पे, मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होता है, तो ये सरासर उचित नहीं है। इस चीज़ की भी आप हमेशा ध्यान रखें। मैंने ऐसी बहुत जन्म पत्नियाँ मिलाई हैं जो बच्चे मांगलिक नहीं थे और आज वो भगवान की कृपा से प्रसन्न है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि शर्मा जी बहुत बार हमने भी कुंडलियाँ मिलाई हैं, कुंडलियाँ मिल गई हैं और वो दुखी हैं। आ रहा है ना आपके मन में ये सवाल, इसका जवाब देता हूँ। इसमें कई बार डेट ऑफ बर्थ का कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब आपने हमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया हम तो उसी को मिलाएंगे ना। और कई बार मेरे दर्शकों अनुभव के ऊपर भी आधारित होता है। हम कहीं से भी कुंडली मिला रहे हैं, कुछ भी हम मिला रहे हैं, तो कई बार अगर पूर्ण अनुभव नहीं है तो भी आपकी जन्म पत्रिका पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाएगी। अब तो लैपटॉप का युग है, बटन दबाया और उसमें ऑप्शन आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है कि ये मिलान उपयुक्त है, ये अनुपयुक्त है, इसे करें या ना करें। बहुत लोग तो केवल अब इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि बस जो उसमें आ गया वो कर दीजिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मशीन सिर्फ माइनस प्लस कर सकती है, लेकिन मशीन के अंदर अपना माइंड नहीं है। लैपटॉप भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, उसके अंदर जो हम लोग फीड करेंगे वही बात करेगी। इसलिए मानव में और एक मशीन में बहुत फ़र्क है। इसलिए कभी भी ऐसी दुविधा में आप जब फंसें तो अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें, किसी जानकार से मिलें। अनुभव बोलता है मेरे दर्शकों, ऐसी बात नहीं होती है। अब एक योग की ओर बात कर लेते हैं, गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल को भी सुनकर के आप घबरा जाते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके भी ज्योतिष में बहुत रेमेडीज़ हैं, बहुत उपाय हैं। एक योग और बता देते हैं, ग्रहों का अस्त होना। कई बार अब ग्रह अस्त कब होते हैं, जैसे सूर्य हैं, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठ जाए, अमूमन बुध की तो युति होती है, बुध आदित्य योग बन जाता है जब बुध सूर्य के साथ बैठते हैं। अमूमन बुध की युति सूर्य के साथ होती है, आप देख लेना, या सूर्य से ऊपर या नीचे बुध होंगे। लेकिन हम अस्त योग की बात कर रहे हैं। सूर्य के साथ अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है, चाहे वो मंगल है, शुक्र है, शनि है, कोई भी ग्रह, वो अस्त हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये तो मोटी सी परिभाषा हुई कि ग्रह अस्त हो गया, कितने डिग्री का है, कितने डिग्री पर जाकर के ग्रह अस्त होगा, ये चीज़ भी आपको, ये सब ज्योतिष की बारीक चीज़ें हैं। आज का जो ये एपिसोड है ये बिल्कुल मैंने अलग बनाया आपके लिए, ताकि उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जो ज्योतिष से वास्ता रखते हैं या ज्योतिष के ऊपर जिनका थोड़ा बहुत भी विश्वास है, उनके काम आएगा आज का एपिसोड। तो यहाँ केवल ये चीज़ करके खुश ना हो जाएं देख करके कि हमारे सारे ग्रह अस्त हैं, साहब उनकी डिग्री देखिएगा, है ना। तो ये चीज़ पे, और ये भी नहीं होता कि सभी अस्त ग्रहों की आप नगनगीने पहन लें कि आपका शुक्र अस्त है आपने डायमंड पहन लिया, आपका बुध अस्त है आपने पन्ना पहन लिया, एमराल्ड पहन लिया, नहीं। और ये भी बहुत धारणा गलत है कि आपको जिस ग्रह की महादशा चल रही है आपने उस ग्रह की महादशा के रतन पहन लिए, कि साहब बुध की महादशा चल रही है तो पन्ना पहन लीजिएगा, शनि की महादशा 19 साल के लिए आ गई तो 19 साल नीलम पहन लीजिएगा। अब महादशा में अंतरदशा भी तो आती है, और अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा भी आती है, तो आप किस किस का रतन पहनेंगे। तो ज्योतिष वास्तव में एक बहुत बड़ा गणित है, एक बहुत शानदार विद्या है, लेकिन अनुभव के साथ इसको किया जाए तो लाभ मिलता है। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी।
पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बार ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। लास्ट योग, बोर मत होइएगा, लास्ट योग बता देते हैं, पक्षी योग। पक्षी योग से भी बहुत लोग मैंने देखे डरते हैं, और मैंने अब अनुभव किया है कि पक्षी योग के जातक जीवन में बहुत कुछ करते हैं। पक्षी योग का मतलब क्या हुआ? आपकी जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव और आपकी जन्म पत्रिका का दसम भाव, अगर अमूमन सभी ग्रह इन दोनों भाव में बैठ जाएं तो जैसे पक्षी का पर होता, तो इसको पक्षी योग भी कहते हैं। इस योग को हम कालसर्प की तरह भी गिन सकते हैं। जैसे कालसर्प में ग्रह राहु के इर्द गिर्द सारे आ जाते हैं तो कालसर्प बन जाता है, लेकिन इसमें पोजीशन ऐसी होनी चाहिए दोनों ग्रहों की कि जहाँ एक ग्रह हो सारे ग्रह वहीं हो, और दूसरे खाने में जहाँ केतु विराजमान हो बाकी सारे ग्रह वहाँ हो, जहाँ राहु हो बाकी सारे वहाँ ग्रह हो। तो पक्षी योग भी आनंदित करने वाला योग है। कभी भी मेरे दर्शकों किसी हर नकारात्मक चीज़ से नकारात्मक फल नहीं मिलते। कई बार कुछ नकारात्मक चीज़ें अच्छी के लिए भी होती हैं। आप जैसे मिसाल के तौर पर डर बुरी चीज़ है, डर अच्छी बात नहीं है, मानते हो ना? सब मानते हो कि डर अच्छी चीज़ नहीं है, डरना नहीं चाहिए, मानते हो ना? सब मेरी बात से सहमत है ना? अब मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं डर बुरा भी होता है। कहाँ? हम डर जाते हैं चूहे को देखकर, अच्छी बात नहीं है। हम डर जाते हैं अंधेरे का देखकर, हम डर जाते हैं किसी भी शत्रु को देख करके, हमारे मन में भय आ जाता है, डर जाते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं हम डर जाते हैं, तो ये डर अच्छा नहीं है, मानोगे ना? लेकिन अगर एक माता पिता अपने बच्चे को उसकी अच्छाई के लिए डराते हैं कि देखो बेटा किताब लेकर के बैठ जाओ, पापा आएंगे पीटेंगे, देखो बेटा अब आप ऐसा करो मम्मी आने वाली है, तो वो डर बुरा थोड़ी है। एक टीचर आपको बोलता है मैं कल पिटाई करूँगा, मैं कल आपको सबको बहुत अच्छे से मतलब आपकी क्लास लूँगा, अगर आप ये होमवर्क लर्न नहीं करके आए या इसको रिटर्न में नहीं लाए, तो ये डर बुरा थोड़ी है, ये डर आपके अच्छे के लिए है। पुलिस है, पुलिस कहती है आप हेलमेट लगाइए, ट्रैफिक पुलिस कहती है हेलमेट लगाइए। अगर हमारे मन से डर निकल जाए, कुछ डर निकलने भी नहीं चाहिए, गुरु का डर निकल जाएगा तो आप पढ़ेंगे कैसे? माता पिता का बच्चे को डर निकल जाए तो बच्चा कहना नहीं मानेगा, वो बेखौफ हो जाएगा, निडर हो जाएगा। पुलिस का डर निकल जाएगा तो आदमी झगड़ा करने लगेंगे आपस में, ट्रैफिक रूल्स पालन नहीं करेगा, आप रेड लाइट जंप करते समय डरेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो देखो कुछ डर जीवन में अच्छे भी होते हैं। इसीलिए मेरे दर्शकों, आपकी जन्म पत्रिका में कुछ निगेटिव योग, भले ही आप उनसे डरते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे साबित भी हो सकते हैं यदि आप बखूबी उनका शानदार तरीके से उपाय करते हैं और अच्छे तरीके से आप अपनी कुंडली का, जन्म पत्रिका का, यदि जन्म पत्रिका नहीं है तो आप अपने हाथ की रेखाओं का अच्छे से अध्ययन कराते हैं और उसके बाद उसको अमल में लाते हैं। दूसरी बात दर्शकों, एक संदेश कि बहुत लोग विदेश के जो लोग हैं वो हमें कॉल करते हैं और वो हमसे पूछना चाहते हैं कि कैसे शर्मा जी आपको हम अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं या हाथ की रेखाएं दिखाएं। तो व्हाट्सएप सुविधा बहुत अच्छी है। जो लोग दूर दराज रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं या भारत में नहीं रहते हैं, तो वो कॉल अपॉइंटमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जो दिल्ली के आसपास रहते हैं वो हमसे मिल सकते हैं। बाकी मुंबई या बहुत से शहरों में हमारा आना जाना लगा रहता है। आप हमारी टाइम टेबल को, सूची को देख लें, और बहुत सारी जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में सुबह 10 से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये विशेषांक कहीं ना कहीं ज्योतिष की कुछ भ्रांतियों को अवश्य दूर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। नमस्कार। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।